अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू अबाबिल यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम रिसेंटली होने वाली कुछ अहम मिलिट्री अपडेट्स पर बात करेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अमेरिका ने तुर्की को एक अहम इजाज़त दे दी है, जिसके बाद तुर्की अपने पास मौजूद अमेरिकी साख्ता 70 अटैकम्स मिसाइल और M270-12 रॉकेट लॉन्चर्स यूक्रेन को मुंतकिल कर सकता है। यह खबर रूस के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि अटैकम्स एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जो तकरीबन 165 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन रूसी फ़ौज के अगले मोर्चों के पीछे मौजूद कमांड सेंटर्स, गोला बारूद के डिपोज़, एयर डिफेंस सिस्टम्स और फौजी अड्डों को निशाना बनाने की दोबारा कोशिश कर सकता है। इस डील में सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि M270-12 लॉन्चर्स भी शामिल हैं। M270 एक बख्तरबंद और ट्रैक वाला रॉकेट सिस्टम है जो मुख्तलिफ़ किस्म के रॉकेट्स के साथ अटैकम्स भी फायर कर सकता है। इसके अलावा पैकेज में M262 और 524 रॉकेट्स और तकरीबन 47,203 मिलीमीटर तोपों के गोले भी शामिल हैं। यानी यूक्रेन को सिर्फ लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बल्कि बड़ी मिकदार में रवायती फायर पावर भी मिल सकती है। लेकिन 70 अटैकम्स मिसाइल इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि ये अकेले जंग का रुख बदल दें। रूस अपने अहम फौजी अड्डों, कमांड सेंटर्स और लॉजिस्टिक्स को मज़ीद पीछे मुंतकिल कर सकता है, इन्हें फैला सकता है और एयर डिफेंस मजबूत कर सकता है। असल अहमियत यह है कि यूक्रेन को एक बार फिर महदूद मगर ताकतवर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की सलाहियत मिल सकती है, जबकि रूस को अपनी सप्लाई लाइन्स और फौजी तनसीबात को ज़्यादा फासले पर रखने पर मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरी डील का सबसे दिलचस्प पहलू तुर्की का किरदार है। तुर्की एक तरफ रूस के साथ तजारत, तवानाई और सफारती ताल्लुकात रखता है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन को दफाई मदद भी देता रहा है। अब अमेरिकी साख्ता आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जैसे हथियार यूक्रेन को मुंतकिल करने की इजाज़त मिलना इस बात का इशारा है कि तुर्की रूस और मगरिब के दरमियान अपनी पोजीशन को एक नए अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है। ताहम अभी इन हथियारों की यूक्रेन पहुंचने की हतमी तारीख सामने नहीं आई। पहले अमेरिकी मंजूरी के बाद कांग्रेस का जायज़ा और दीगर कानूनी मराहिल मुकम्मल होना ज़रूरी हैं। अगर ये मुंतकिली मुकम्मल हो जाती है तो रूस को एक बार फिर अपने कमांड सेंटर्स, एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक्स को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स के ख़तरे के मुताबिक तरतीब देना पड़ेगा, जबकि यूक्रेन को रूसी फ़ौज के पीछे मौजूद अहम अहदाफ पर हमले का एक इजाफी ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, अलजायर चीन से 30 से 40 J-10CE जंगी त्यारे और 3 से 5 KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग त्यारे लेने के लिए बातचीत कर रहा है, और अगर ये डील मुकम्मल होती है तो इसकी पहली डिलीवरी 2027 से शुरू हो सकती है। ताहम अभी अलजायर या चीन ने इस मुआहदे की सरकारी तस्दीक नहीं की है, इसलिए तादाद और डिलीवरी की तफसीलात को हतमी नहीं समझा जा सकता। इस डील की सबसे ख़ास बात यह है कि अलजायर कई दहाइयों से तकरीबन मुकम्मल तौर पर रूसी जंगी त्यारों पर इन्हिसार करता आया है। अब J-10CE की ख़रीदारी से चीन पहली बार अलजायर की फ़ज़ाई ताकत में एक अहम मुकाम हासिल कर सकता है। J-10CE एक जदीद 4.5 जनरेशनल फ़ाइटर है जिसमें ऐसा रडार मौजूद है और ये तवील फासले तक मार करने वाले, फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स इस्तेमाल करता है। लेकिन असल ताकत सिर्फ J-10CE नहीं बल्कि KJ-500 के साथ इनका मुमकिना इम्तिजाज होगा। KJ-500 एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग त्यारा है जो दूर से दुश्मन के त्यारों को तलाश कर सकता है और अपने फाइटर जेट्स को बता सकता है कि दुश्मन कहाँ मौजूद है। सादे अल्फाज में समझें तो KJ-500 आसमान पर एक उड़ता हुआ रेडार और कमांड सेंटर बन सकता है, जबकि J-10CE इस मालूमात की बुनियाद पर दुश्मन को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि J-10CE के साथ PL-15 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस हथियारों के पैकेज की भी अभी तस्दीक नहीं हुई। दोस्तों, अलजायर के पास पहले ही बड़ी तादाद में रूसी साख्ता Su-34, Su-35, Su-30 और दीगर त्यारे मौजूद हैं, इसलिए J-10CE खरीदने का मतलब ये नहीं है कि अलजायर रूस को छोड़ रहा है, बल्कि अलजायर मुमकिना तौर पर अपनी सप्लाई को मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम करना चाहता है ताकि किसी एक मुल्क पर मुकम्मल इन्हिसार ना रहे। इससे इसे त्यारों, स्पेयर पार्ट्स और हथियारों की खरीदारी में ज़्यादा ऑप्शन भी मिल सकते हैं। अगर ये डील मुकम्मल हो जाती है तो शमाली अफ्रीका में ताकत का तवाज़ुन भी मुतासर हो सकता है, ख़ास तौर पर अलजायर और मराकेश के दरमियान मुकाबले में। ताहम जो भी हो, चीन को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने J-10C की 2025 में ज़बरदस्त मार्केटिंग की थी, जिसके बाद ही J-10 में कई ममालिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वरना J-10 कई सालों से चीन के पास मौजूद था, किसी ने भी इससे पहले इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। दोस्तों, तुर्की ने अपने बैरक्टर अकांची ड्रोन के लिए एक ख़तरनाक और इंतहाई अहम हथियार तैयार किया है जिसे टोलन P कहा जाता है। हाल ही में अकांची ने
टोलन पी के साथ कामयाब फायरिंग भी की है और बताया गया है कि यह टेस्ट शदीद इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के माहौल में किया गया है। टोलन पी बुनियादी तौर पर एक प्रिसीजन गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब है, यानी इसे फायर करने के बाद ये अपने परों की मदद से काफ़ी फासले तक ग्लाइड करते हुए मखसूस हदफ को निशाना बना सकता है। एसेल्सन के मुताबिक इसे F-16 के साथ बैरेक्टर TB3, अंका 3, एकेंची और कैज़ल इल्मा जैसे प्लेटफॉर्म से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हथियार की ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ आम अहदाफ के लिए नहीं है, बल्कि मजबूत और कंक्रीट से महफूज तनसीबात के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टोलन ख़ानदान को बंकर और हार्डन टारगेट्स को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। टोलन पी का वज़न तकरीबन 136 किलोग्राम है और इसमें इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम मौजूद है, जबकि इसका एंटी जैमिंग निज़ाम GPS जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के माहौल में हदफ तक पहुंचने में मदद देता है। हालिया टेस्ट में कंची ने बैक वक्त 2 टोलन पी फायर किए। एसेल्सन के मुताबिक ये फायरिंग ऐसे माहौल में हुई जहां 7 जैमर्स मौजूद थे, लेकिन दोनों हथियारों ने अपने अहदाफ को इन जैमर्स की मौजूदगी में दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया। इसका मतलब ये है कि तुर्की सिर्फ बड़े फाइटर जेट्स को ही जदीद प्रिसीजन वेपन से लैस नहीं कर रहा, बल्कि अपने बड़े कॉम्बैट ड्रोन्स को भी ऐसी सलाहियत दे रहा है जो पहले ज़्यादातर जंगी हथियारों के साथ मुंसलिक समझी जाती थी, यानी अपने ड्रोन्स को फाइटर जेट्स जितनी ताकत दे रहा है। अकंची पहले ही मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स और स्मार्ट वेपन्स इस्तेमाल करता है, लेकिन टोलन पी जैसा बंकर बस्टर हथियार इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मज़ीद बढ़ा देता है। दोस्तों, ईरान ने एक ज़ेरे ज़मीन IRGC एरोस्पेस फोर्स की तनसीब में एक अमरीकी F-15E स्ट्राइक ईगल के मलबे को अवाम के सामने पेश किया है और ये वही त्यारा बताया जा रहा है जो 3 अप्रैल को ईरान में गिराया गया था। दोनों अमरीकी एहलकार त्यारे से निकलने में कामयाब हो गए थे और बाद में अमरीकी फोर्सेज ने इन्हें रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरू में ईरानी मीडिया ने इसे F-35 करार दिया था, लेकिन बाद में मलबे पर मौजूद निशानात और टेल कोड से इसकी शनाख्त F-15E स्ट्राइक ईगल के तौर पर हुई और ये त्यारा अमरीकी 48th फाइटर विंग से मुंसलिक था जो बरतानिया से ऑपरेट करता है। ईरान ने सिर्फ F-15E का मलबा ही नहीं दिखाया, बल्कि नुमाइश में मुख्तलिफ ड्रोन्स के मलबे और एक अमरीकी MC-130J से मंसूब हिस्से भी शामिल किए हैं। इस पूरी नुमाइश को ईरान अपनी फ़ज़ाई दफ़ाई सलाहियत और अमरीकी फ़ज़ाई ताकत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की इलामत के तौर पर पेश कर रहा है। F-15E एक ताकतवर 2 सीटों वाला स्ट्राइक फाइटर है जो तवील फासले तक हमले, जदीद सेंसर्स और मुख्तलिफ किस्म के हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इसलिए ईरान के अंदर ऐसे त्यारे का नुकसान अमरीकी फ़ज़ाई ऑपरेशंस के लिए एक अहम वाक़या समझा जाता है। ताहम एक अहम बात यह है कि त्यारे को किसी ईरानी दफ़ाई निज़ाम ने नहीं गिराया। इसके मुकम्मल और आज़ादाना तौर पर तस्दीक शुदा तफसील अभी सामने नहीं आई। कुछ रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ मिसाइल या दूसरे दफ़ाई सिस्टम्स का इम्कानात का जिक्र किया गया है, लेकिन हतमी नतीजा वाज़ेह नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए ये वाक़या ये ज़ाहिर करता है कि जदीद जंगी त्यारे भी ऐसे इलाके में मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है जहाँ दुश्मन के पास मुख्तलिफ किस्म के एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और दूसरे दफ़ाई निज़ाम मौजूद हों। यानी ईरान की इस नुमाइश का असल मकसद सिर्फ एक F-15E का मलबा दिखाना नहीं था, बल्कि दुनिया को ये पैगाम देना है कि अमरीकी फ़ज़ाई ताकत भी ईरान के अंदर ख़तरात से महफूज नहीं है। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये अपडेट्स पसंद आई होंगी। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।